5 अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक इसमें है क्या प्यारे बच्चों? इसमें है क्या है? संघ। संघ माने क्या है? केंद्र सरकार। क्या है? केंद्र का शासन। ठीक है, केंद्र के शासन की बात होती है संविधान के भाग 5 में। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आप देखिए। इसमें हम राष्ट्रपति को पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति को पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री को पढ़ेंगे, मंत्रिपरिषद को पढ़ेंगे, संसद को पढ़ेंगे, लोकसभा राज्यसभा को पढ़ेंगे, केंद्रीय न्यायालय को पढ़ेंगे, है ना, सुप्रीम कोर्ट को पढ़ेंगे, महान्यायवादी, कैग मैग, यानी कि भारत सरकार का पूरा एक बड़ा सा मोटा चट्टाई जी सब कुछ यही है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, बहुत ज्यादा लंबा टाइम लगता है। अकेले राष्ट्रपति में ही लगेंगे कम से कम 3-4 दिन, 4 से 5 दिन लगते हैं राष्ट्रपति में। और मतलब कम ही बोल रहा हूँ, ज्यादा लग सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें इसके अंदर हम पढ़ने क्या क्या दिख रहा है। क्या संघ सरकार है ये, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? देखो ध्यान से देखना। इसके अंदर हम संघीय कार्यपालिका पढ़ेंगे। संघीय कार्यपालिका मतलब होता है मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। कार्यपालिका, राष्ट्रपति कार्यपालिका का भी अंग होता है, राष्ट्रपति विधायिका भी का भी अंग होता है। कार्यपालिका अनुच्छेद 52 से लेके 78 तक कार्यपालिका के बारे में बात की गई है। ठीक है, और कार्यपालिका को आगे अपन बांटते हैं राजनीतिक। मतलब राजनीतिक तात्पर्य क्या है कि जो राजनीति मतलब जो मंत्री लोग हैं, और स्थायी नौकरशाही जो मंत्रियों के चीफ सेक्रेटरीज होते हैं। ठीक है, और फिर आगे राजनीतिक को अपन 2 हिस्सों में बांट देते हैं, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका में राष्ट्रपति आता है। कौन आता है? राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष आता है। और वास्तविक कार्यपालिका में कौन आता है? प्रधानमंत्री या शासन के अन्य मंत्री आते हैं। ये हम संघ की कार्यपालिका, काम करने वाले लोग यानी मंत्री लोग, मंत्रिपरिषद जो सरकार को चलाते हैं। समझना, होश में बैठना। ठीक है, दूसरा संघ की व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका मतलब विधायिका। विधायिका माना संसद जो कानूनों का निर्माण करती है। अनुच्छेद 79 से 123 तक। ठीक है, 79 से 123 तक के अनुच्छेद में संघ की संसद के कार्य, उनका चुनाव, ये सारी व्यवस्था कायम दी है। 79 से लेकर 1 to 3। इसमें राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। अपन जानते हैं राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति मिलकर क्या बनती है? संसद बनती है। तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा संसद के तीनों अंग होते हैं। सदन की बात करें तो सदन होते हैं, एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है। ठीक है, और कार्य कानूनों का निर्माण करना होता है। क्या होता है? कार्य कानूनों का निर्माण करना होता है। अगला तीसरा, इसके अंतर्गत तीसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं क्या? न्यायपालिका। क्या पढ़ने वाले हैं? न्यायपालिका की बात करेंगे तो हम अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक, है ना, जिसमें केंद्र का सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के कार्य, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां, न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों को महाभियोग, सारी व्यवस्था इसी में। यानी जो कुछ भी काम है, क्या काम है इसका? कार्य कानूनों की समीक्षा करना। देखना, कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है, व्यवस्थापिका कानूनों का निर्माण करती है, और कानून सही बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, कानून समीक्षा कौन करती है? ये कानून ढंग से बना रहे हैं, और ये बने बनाए कानून पर का पालन कर रहे हैं। जो कानून इन्होंने बनाए हैं उसी के हिसाब से लागू कर रहे हैं क्या? और इन्होंने जो कानून बनाए हैं वो संविधान के हिसाब से बनाए हैं कि नहीं? ये सब समीक्षा कौन करता है? न्यायपालिका। ठीक है, और लास्ट में पढ़ते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम क्या बोलते हैं? कैग। क्या बोलते हैं? कैग, जो वित्तीय लेखा जोखा सारा हिसाब किताब को चेक करता है, कितना पैसा निकाला, कितना खर्च किया, कहाँ खर्च किया, नियम से खर्च किया कि नहीं किया। ठीक है, तो अनुच्छेद 148 से 151 समझ में आ गई मेरी बात? हम भाग 5 में ये पार्ट पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? क्या क्या? संघ की कार्यपालिका, संघ की व्यवस्थापिका, संघ की न्यायपालिका, है ना, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, और साथ में ही कैग। तो एक बहुत बड़ा अनुच्छेद है, बहुत बड़ा भाग है। इसमें अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक की बात है। ठीक है भैया, आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस भाग का। हम पहला अनुच्छेद देखते हैं। हमने कहा साहब अनुच्छेद 52 से 151 तक की बात की गई है। तो पहला इसमें जो दिया है वो क्या दिया? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। क्या दिया है? राष्ट्रपति की बात करते हैं। राष्ट्रपति की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। राष्ट्रपति, भारत एक गणतंत्र देश है। गणतंत्र देश का मतलब क्या होता है बेटा? जिसको नहीं पता वो सुन लेना। गणतंत्र का मतलब होता है जिस देश का राष्ट्रपति चुना जाता है, जिस देश के राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो क्या कहलाता है? गणतंत्र कहलाता है। गणतंत्र को अंग्रेजी में कहते हैं रिपब्लिक। है सुन रहे? अध्यक्ष जिस देश का निर्वाचित होता है, जिसका चुनाव होता है, जो किसी न किसी तरीके से हट करके नया व्यक्ति आता है, उसी को क्या बोलते हैं? रिपब्लिक या गणतंत्र बोलते हैं। और लोकतंत्र का मतलब होता है जहां पर जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार शासन करती है।
जहां पर जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार शासन करती है। शासन कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके सब मंत्री, ये जनता के द्वारा चुने गए ही लोग हैं। इसलिए हमारा देश लोकतंत्र भी है। हमारे देश के राष्ट्रपति का चुनाव भी होता है, इसलिए हमारा हमारा देश क्या है? गणतंत्र भी है। ठीक है। गणतंत्र सिर्फ इतना मतलब होता है कि भाई जनता के द्वारा चुना हुआ राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति जो भी है। अगर राजा का बेटा राजा होता तो फिर वो क्या हो जाता है? वो राजतंत्र हो जाता है, मोनार्की हो जाता है। क्या हो जाता है? राजतंत्र हो जाता है, मोनार्की हो जाता है। समझ में आ रहा है मेरी बात? ठीक है भैया। राष्ट्रपति की बात करें, प्रेसिडेंट, तो राष्ट्रपति जो है इसके बारे में कौन कौन से अनुच्छेद हैं, किन किन, ये बहुत बड़ा पार्ट है। राष्ट्रपति को मैंने क्या कहा, 4 से 5 दिन लगने वाले हैं राष्ट्रपति में। ठीक है। और अगर इसी स्पीड चला तो ही लगेंगे वो तो। वैसे आप मुझे मालूम है कि मैंने पिछली बार जब राष्ट्रपति के बारे में पढ़ाया तो लगभग मुझे 12 दिन लगे थे। 12 दिन राष्ट्रपति खत्म हुआ था। लगता है टाइम राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति को पढ़ लेना मतलब सब पढ़ लेना, पर सही में सरकारें आ जाती हैं, सब कुछ सारे अधिकार राष्ट्रपति के ही हैं, भले वो प्रयोग करे ना करे। देखो, तो संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार देश में एक राष्ट्रपति होगा। यानी कि पहला पॉइंट तो यही कि साहब किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की बात की गई है? 52 में की गई। कहाँ की गई है? 52 में। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? राष्ट्राध्यक्ष होगा। अच्छा, ये राष्ट्रपति की जो व्यवस्था, जो कार्य प्रणाली है, या राष्ट्रपति का जो पद है, भले ही देखो राष्ट्रपति का निर्वाचन अलग जगह से लिया है, राष्ट्रपति के कार्य अलग जगह से लिया, राष्ट्रपति को हटाने का प्रक्रिया नहीं, महाभियोग अलग अलग जगह से लिया है, लेकिन हमारा जो राष्ट्रपति है वो ठीक वैसे ही है जैसे कि ब्रिटेन की महारानी। कैसी है? जैसे कि ब्रिटेन की महारानी। क्योंकि ब्रिटेन की महारानी भी नाम मात्र की महारानी, हमारा राष्ट्रपति भी नाम मात्र का राष्ट्रपति है। अंतर इतना ही है कि वो भाई आनुवांशिक हैं इसलिए वो राजतंत्र है, और हमारा राष्ट्रपति 5 साल में बदल जाता है इसलिए हम क्या है? गणतंत्र हैं। बात समझ में आ रही है आपको मेरी? ठीक है, चलिए। संघीय कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। यानी सभी मंत्रियों का बॉस कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति ही मंत्रियों की नियुक्ति करता है, चाहे प्रधानमंत्री हो या अन्य मंत्री हो। राष्ट्रपति के आदेश पर ही मंत्री कार्य करते हैं। राष्ट्रपति ही मंत्रियों को हटा सकता है। राष्ट्रपति के प्रति ही हर मंत्री उत्तरदायी होता है। मतलब कोई काम किया कि नहीं किया वो किसको जाकर बताएगा? राष्ट्रपति। व्यक्तिगत तौर पे, पर्सनली, है ना, मैंने आपको 8-10 लोगों को नियुक्त किया है, तो आपको जो जो काम दिया है वो आप कितना अच्छे से कर रहे हो आप मुझे ही आकर के बताओगे। और सामूहिक तौर पे लोकसभा में ये क्लास के लोग भी आपसे पूछ सकते हैं कि भाई सर आपने इन लोगों को काम दिया था फलाने सिंह, तो आप बताओ। सामूहिक रूप से मतलब पूरे के पूरे लोग लोकसभा के प्रति, सामूहिक मतलब पूरे लोग लोकसभा के प्रति, जबकि व्यक्तिगत राष्ट्रपति के प्रति। कौन? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद व्यक्तिगत तौर पे राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है और सामूहिक रूप से, समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है। ये अनुच्छेद 53 लिखा है। क्या लिखा है? 53 में राष्ट्रपति में ही सारी कार्यपालिका की शक्ति निहित होगी। कार्यपालिका माने मंत्री परिषद, जिसका उपयोग कौन करेगा? वह प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित मंत्री परिषद की सहायता से करेगा। ये भी समझ लेना कि राष्ट्रपति के पास पावर तो है, पर राष्ट्रपति खुद की मर्जी से कोई काम नहीं करता, वह मंत्री परिषद की सलाह से ही काम करता है। बात समझ में आ रही है मेरी? ठीक है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष क्या होगा? अध्यक्ष कहलाता है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन एक ऐसा निर्वाचक मंडल गण के सदस्यों से किया जाता है। ये राष्ट्रपति का निर्वाचन अपने आप में एक थोड़ी सी टेढ़ी सी प्रक्रिया है, क्योंकि हम सब लोगों को राष्ट्रपति के निर्वाचन से अनभिज्ञ हैं। यदि आपसे मैं पूछूं कि विधायक का निर्वाचन कैसे होता है, तो आप सबको पता है भाई हम जाते हैं, वोट डाले आते हैं, विधायक चुना जाता है ना? तो अब चूंकि सांसद या विधायक के तो हमको मालूम है कि हम उसमें वोट डालते हैं, पर राष्ट्रपति के चुनाव में हम तो वोट नहीं डालते हैं। इसलिए सबसे पहली बात तो राष्ट्रपति के निर्वाचन को समझने के लिए हमें राष्ट्रपति निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया को ही समझना पड़ेगा। हम उसके बारे में आगे बात करने वाले हैं। राष्ट्रपति निर्वाचन की विशेष प्रक्रिया होती है। नंबर 1 तो अप्रत्यक्ष मतदान मत प्रणाली होती है, और अनुपातिक समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है, और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के साथ साथ न्यूनतम कोटा भी प्राप्त करना पड़ता है। अब ये शब्द आपको बड़े कठिन से, बड़े बेकार से लग रहे होंगे, ये बिल्कुल सरल सी चीजें हैं, समझ लोगे तो, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें वोट कौन डालते हैं। तो वोट डालने के, उसमें जो वोट डालते हैं वो चुने हुए सांसद डालते हैं, राज्यसभा के हों अथवा लोकसभा के हों, और हर राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य डालते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको समझा दूं, मैं ऐसे समझ सकते हैं आप, राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने वाले लोगों की अगर हम बात करें, देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो लोग वोट डालते हैं चुनाव में, वो कौन कौन लोग हैं?
एक तो संसद के सदस्य वोट डालते हैं, कौन डालते हैं? संसद के सदस्य। और दूसरे वोट डालते हैं कौन? विधानसभाओं के सदस्य। या मैं ये बात कर रहा हूं देश की, ये बात कर रहा हूं मैं काय की, प्रदेशों की। ठीक है, प्रदेश। अब आप संसद में भी दो सदन होते हैं, आप जानते हैं। एक को हम क्या बोलते हैं? लोकसभा बोलते हैं, सभी लोग जानते हैं ना। एक को क्या बोलते हैं? राज्यसभा बोलते हैं। ठीक है, दोनों ही क्या कहलाते हैं? एमपी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। चाहे तो संसद के हो, चाहे वो चाहे तो लोकसभा के हो अथवा राज्यसभा। ऐसे ही मैं प्रदेश की बात करूँ तो प्रदेश में भी दो प्रकार के जो है विधानसभा, दो प्रकार की विधायिका होती है। ये केंद्र की विधायिका है, और ये राज्य की विधायिका है। समझ में आ रही मेरी बात? यहाँ पर क्या हो सकता है? एक तो विधानसभा होता है, क्या होता है? विधानसभा होता है, आप जानते हैं। इसके सदस्य को हम क्या बोलते हैं? एमएलए या विधायक। क्या बोलते हैं? एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा का सदस्य। ठीक है। और दूसरा होता है विधान परिषद। क्या होती है? विधान परिषद होती है, विधान परिषद। इसके सदस्य को बोलते हैं एमएलसी। क्या बोलते हैं? एमएलसी। अब चूंकि आप इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हो, क्योंकि हमारे इधर तो है ही नहीं है, हमारे इधर केवल विधानसभा है। तो आपको पता है कि जो विधानसभा है, विधानसभा, उसमें जो सदस्य होते हैं, उसमें सदस्य होते हैं, उन्हें हम एमएलए बोलते हैं। और भारत में 28 राज्यों में क्या है? विधानसभा है। कितने राज्यों में? 28 राज्यों में विधानसभा। और साथ में ही आपको पता है 6 केंद्र शासित, 6 प्रदेशों में क्या है? 6 प्रदेशों में क्या है? विधान परिषद। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? 6 राज्यों में क्या है? विधान परिषद। क्लियर है? समझ रहे हो ना? विधान, जैसे अपने इधर नहीं है, अपने इधर केवल विधायक बनते हैं। अपने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, यूपी में क्या बनता है? एमएलसी बनते हैं। एमएलसी भी बनते हैं। हमारे इधर केवल एमएलए बनते हैं। एमएलए माने विधायक बनते हैं। ठीक है। क्योंकि एमएलसी में पूरी जनता के लोग, पूरी जनता वोट नहीं डालती। कुछ सिलेक्टिव लोग, जैसे उन्होंने कह दिया साहब कॉलेज के टीचर या मतलब प्रोफेसर या टीचर वोट डालेंगे स्कूलों के, या फिर कम से कम जिनने ग्रेजुएशन कर लिया वो लोग वोट डालेंगे। यानी कि जो वोट डालने वाले सभी लोग वोट नहीं डालते हैं, सीमित लोग ही वोट डालते हैं। क्या में? एमएलसी में। और एमएलए में हर व्यक्ति जिसकी 18 वर्ष की उम्र पूरी हो गई वोट डालता है। ये क्लियर है कि नहीं? ठीक है। तो इसलिए, और सभी राज्यों में है भी नहीं है एमएलसी, ये अपना विधान परिषद, सभी राज्यों में विधान परिषद है भी नहीं है। इसलिए ये कह दिया गया, क्या कह दिया गया कि राष्ट्रपति चुनाव में ये लोग भाग नहीं लेंगे। कौन भाग नहीं लेंगे? एमएलसी भाग नहीं लेंगे। ठीक है। अच्छा, ये लोग भाग लेंगे 28 राज्यों के मनोनीत विधायक। क्या लाएंगे? मनोनीत, सॉरी, मनोनीत भाग, मनोनीत को छोड़कर कौन, केवल कौन लेंगे? निर्वाचित। कौन लेंगे? निर्वाचित। अब बेटा निर्वाचित कौन होते हैं? जो चुनाव जीत के आते हैं। जो चुनाव जीत के आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? निर्वाचित। निर्वाचित केवल डालेंगे, मनोनीत नहीं डालेंगे। आपको पता होगा कि साहब राज्यों की विधानसभा में एक व्यक्ति, जिसे हम एंग्लो इंडियन कहते हैं, को भी मनोनीत किया जाता था, किया था। हालांकि अब उस प्रक्रिया को बदल दिया गया है, लेकिन ये पहले किया जाता था। एंग्लो इंडियन कौन होते हैं भाई? जो समय जो अंग्रेज भारत में रहते थे, उन्होंने कुछ भारतीय लोगों से विवाह कर लिया था। अंग्रेज पुरुष ने भारतीय स्त्री से, या अंग्रेज स्त्री ने भारतीय पुरुष से, उनकी जो संतानें हैं वो क्या कहलाती हैं? एंग्लो इंडियन। क्या कहलाती हैं? ठीक है। तो अब तो चूंकि ये सिस्टम लगभग लगभग खत्म हो गया राज्यों से, काय का? मनोनीत वाला। केवल निर्वाचित ही होते हैं, जनता को चुने चुने हुए लोग। ठीक, क्लियर है? यानी कि ये लोग वोट डालेंगे, केवल कौन डालेंगे? 28 राज्यों के निर्वाचित विधायक। निर्वाचित विधायक, ये कहानी खत्म हो। अब यहां पर वोट कौन डालेंगे? लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य। अब लोकसभा में टोटल कितने होते हैं? 545। लेकिन 545 वोट नहीं डालते हैं, वोट डालते हैं 543। कितने डालते हैं? 543 डालते हैं। कितने डालते हैं? 543। क्योंकि 543 इसलिए डालते हैं बेटा, क्योंकि जिसमें जो दो होते हैं ना, दो ये एंग्लो इंडियन होते हैं, इसलिए इनको वोट नहीं डाला जाता। एंग्लो इंडियन समझ गए ना? बाहर अंग्रेजों की औलाद हैं, खत्म कहानी। ये टोटल होते हैं कितने? 245। पर 245 वोट नहीं डालते हैं, वोट डालते हैं कितने? वोट डालते हैं 233। 233। कितने वोट नहीं डालते हैं? 12। क्योंकि 12 जो लोग होते हैं, इनका क्या नाम, इनका मनोनयन होता है। क्या होता है?
मनोनयन कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन कौन को करता है भैया? जैसे मान लो आप शिक्षा के क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, है ना, गाना बजाना अच्छा कर लेते हो, कोई भी आप 12 लोगों को राष्ट्रपति बिना चुनाव के ही राज्यसभा का क्या बना देता है? सांसद बना देता है। पता है? कला, संस्कृति, विज्ञान, खेल, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, रेखा, ये सब लोग बन चुके हैं इसी से। ठीक है, जावेद अख्तर बनते हैं। तो ये 12 लोग वोट नहीं डालते, यानी केवल कौन डालेंगे? कौन से एमपी डालेंगे? निर्वाचित। कौन से डालेंगे? निर्वाचित एमपी ही राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालते हैं। बात सही में आ रही है? क्लियर है ना? ये लोग राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालते हैं। ठीक है, सही में आ रही बात मेरी? तो राष्ट्रपति चुनाव में वोट कौन डालता है? सांसद डालते हैं, विधायक डालते हैं, लेकिन निर्वाचित। लेकिन आ रही बात सही में? तो देखो बेटा, अब ये आप देखोगे तो ये टोटल ये 545 और ये 233, इनको यदि आप गिनोगे तो ये हो जाते हैं 776। कितने हो जाते हैं? जोड़ोगे। और अब देखिए, ये जो हमारे विधायक हैं, ये सॉरी जो हमारे विधायक हैं, हर राज्य में विधायक अलग अलग हैं, है कि नहीं? अपने मध्य प्रदेश में कितने विधायक बनते हैं? 230। सबसे ज्यादा विधायक कहाँ बनते हैं? कहाँ बनते हैं? उत्तर प्रदेश में 403। कितने बनते हैं? सबसे कम कहाँ बनते हैं? सिक्किम वगैरह में कितने बनते हैं? 32 तक बनते हैं शायद। ठीक है, सबसे सबसे कम कहाँ बनते हैं? सिक्किम में 32 विधायक बनते हैं। ठीक है ना? देखो बेटा, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो हमारे जैसे मैंने कहा साहब, कुल सांसद कितने वोट डालेंगे राष्ट्रीय चुनाव में? 776। और जो विधायक, अब विधायकों को अगर आप जोड़ लोगे विधायकों को, तो विधायक तो क्या बहुत ज्यादा हो जाते हैं। विधायक कितने हो जाते हैं? 440, मतलब 4033। कितने हो जाते हैं? 4033। सारे राज्यों के 230 अपने, 430 उत्तर प्रदेश के, 403, ऐसे सबके जोड़ होगा 28 राज्य के, और दिल्ली के और पांडिचेरी के भी जोड़ लोगे, कहा कि 2 भी तो होंगे वहां विधानसभा है कि नहीं है? दिल्ली में भी विधायक बनते हैं, पांडिचेरी में विधायक बनते हैं, बे भला कौन सा प्रदेश रहेंगे कि नहीं है? 28 तो अपने राज्य आएंगे स्पष्ट। तो 433 विधायक वोट डालेंगे, और 776 कौन वोट डालेंगे? सांसद। पर जहां बेटा एक बात ध्यान रखो, जहां एक आदमी की वोट की वैल्यू एक नहीं होती, यहाँ पर वोट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ हम सामान्यतः वोट डालते हैं, तो मैं वोट डालने गया विधायक साहब को, तो मेरा वोट एक ही गिनो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वोट की वैल्यू अलग तरीके से ज्ञात की जाती है। जैसे मुझे अगर एक एमएलए की एक एमएलए के वोट की वैल्यू निकालना है, किसकी निकालना है? एमएलए की। एमएलए माने विधायक की बिल्कुल निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? राज्य की जनसंख्या। क्या करना पड़ता है? राज्य की जनसंख्या बटे विधायकों की, निर्वाचित एमएलए की संख्या। एमएलए की संख्या कितने हैं? और इंटू 1/1000। इस सूत्र से मैं निकालूंगा। क्या निकालूंगा? एक एमएलए की वैल्यू। जैसे सुनो, हमें अपने मध्य प्रदेश के विधायक की वोट की वैल्यू निकालना है। हमारे मध्य प्रदेश के एक विधायक की वैल्यू, वोट की वैल्यू कितनी है, हमें निकालना है। तो मैं कैसे निकालेंगे कि हमारे, देखो, हमें राज्य की जनसंख्या हमने कैसे लगभग 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 7.25 करोड़ है। कितनी है? 7.25 करोड़। तो 7.25 करोड़ हमने यहाँ मैं लिख देता हूँ कि 7.25 या 26। हमारे हमारे तक कुल कितने विधायक बनते हैं? 230 बनते हैं कि नहीं बनते? इंटू 1/1000। इस फॉर्मूला से क्या निकल आएगी? हमारे मध्य प्रदेश के एक विधायक के वैल्यू, यानी लगभग आती है वो 131 आती है। कितनी आती है? 131 आती है। निकालना नहीं है, बस फॉर्मूला याद रखना है आपको कि एक एमएलए के वोट की वैल्यू कैसे निकालते हैं? एमएलए एक विधायक के वोट की वैल्यू निकालते हैं राज्य की जनसंख्या बटे एमएलए की संख्या इंटू 1/1000। आ रही बात सही में? तो आप समझ पा रहे होगे कि साहब अलग अलग राज्यों के विधायकों की वैल्यू अलग अलग होगी। जैसे मैंने कहा कि साहब अब हमने बात कर सबसे ज्यादा किसकी है? सबसे ज्यादा है काय की? सबसे ज्यादा हमारे यूपी की है, एमपी की है? यूपी की। सबसे ज्यादा किसकी है? एमपी, यूपी की। यूपी में अगर आप निकालोगे इस फॉर्मूला से, तो एक, जैसे मैं यूपी की बात करता हूँ, यूपी में एक विधायक की वैल्यू निकल के आती है लगभग 208। कितनी निकल के आती है? 208। और टोटल एक की है, यूपी के एक एमएलए की कितनी वैल्यू है? 208। और टोटल कितने हैं वहां पे? 403। अगर मुझे पूरे इनकी वैल्यू निकाल, 208 कौन की आई है? एक की आई है। कौन की आई है? एक की। कैसे आई है? जब फार्मूला से आई है। कैसे आई है? जब फार्मूला। वो कुल कितने की है?
403 की, तो मैं क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा 403 को। भाई 403 का गुणा कर दूंगा 208 में, तो किस पूरे उत्तर प्रदेश के विधायकों की कुल वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये देख तो गलत आ सक नहीं यहाँ है ना। तो भैया एक केरा 2 रुपया को 25 केरा कितने के, तो है ना, समझ में आ रही मेरी बात है। तो बात भाई है कि एक विधायक 208 को, तो 403 विधायक कितने के, तो आप निकालो कितना निकल आएगा, लगभग 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 83,000 83,824 आ रहा है। कितना आ रहा है? हाँ ठीक है भाई, मैं इसमें देख के बता रहा हूँ, इधर उधर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, गुणा नहीं कर रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, आपका आप कर लेना गुणा। तो इतना आ गया किसका। अबे ये क्यों बता दिया मैंने, क्योंकि ये प्रश्न कभी बन सकता है आपसे, क्योंकि यूपी की विधायकों की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि यूपी की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, लगभग 22 करोड़ के आसपास जनसंख्या आबादी है यूपी की, 22 करोड़, और जहां पर लगभग 403 विधायक बनते हैं, तो 403 का 22 करोड़ में भाग दोगे इंटू 1/1000, तो कितने बेल निकल के आती है एक विधायक की, 208। एक विधायक के निकाल ले तो हम पूरे विधायकों के निकाल लेंगे, पूरे विधायक कितने हैं 403, तो 403 भैया कुल इतनी विधायक की वैल्यू हो गई। बात सही में आई कि नहीं आई मेरी, आ गई ना। चलो ठीक है साहब, अच्छी बात है, आ गई तो। अब यानी कि सबसे ज्यादा विधायक की वैल्यू किसकी है, यूपी की। सबसे कम विधायक की वैल्यू आती है सिक्किम, किसकी आती है, सिक्किम की एक विधायक की वैल्यू आती है मात्र 7। कितनी आती है, आप यदि निकालो तो आपको आई कितनी आएगी, 7 आई। कितनी आएगी, 7। और कुल कितने विधायक बनते हैं वहां पर, 32। कितने विधायक बनते हैं, 32। तो टोटल निकाल के आओगे तो मात्र 200, कितना आ रहा है, 224। कितना आ रहा है, 224। कितना आ रहा है, 224। तो यानी सबसे कम वोट वैल्यू किस प्रदेश की है, सिक्किम की। सबसे ज्यादा किसकी है, यूपी की। हमारे एमपी की निकालोगे तो आप कितना आता, 131। कितना आता है, 131 एक विधायक की। कुल कितने हैं, 230। तो गुणा करो कितना, देख लेना कितना आ जाए, कर लेना अपने हिसाब से। बात समझ में आई क्या मेरी, ये याद बस इतना रखना, हमारे एमपी के एक विधायक की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, 131। क्लियर हो गया, ये सही में आ गई आपको। मैंने अभी तक केवल इतना बताया है आपको कि हम विधायकों के मत की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। विधायक वोट देते हैं राष्ट्र चुनाव में, पर हर विधायक का वोट एक नहीं माना जाता, हर राज्य की जनसंख्या अलग अलग होती है, इसलिए विधायक की वोट की वैल्यू भी अलग अलग होती है। और एक विधायक की वोट की वैल्यू निकालने के लिए और राज्य की जनसंख्या बटे विधायकों की संख्या इंटू 1/1000 से हम उस राज्य के विधायक की वैल्यू, और एक की मालूम चला कि तो हम पूर्ण की निकाल सकते हैं। ऐसे ही हम 2800 राज्यों के विधायक की जब वैल्यू जैसे हमने निकाल ली यूपी की 83,824, मध्य प्रदेश की है सिक्किम की, बिहार की, उत्तर प्रदेश, सबकी निकाल ली, सबकी टोटल निकाल ली। तो हम टोटल निकालते हैं तो टोटल निकालो अलग, सबके अलग, और सबको क्या कर लो, जोड़ लो। तो जोड़ोगे तो आती है 5,43,000, 5,43,231। कितनी आ गई, 231। ये क्या आ गया बेटा, ये आ गया हमारा पूरे देश के विधायकों की कुल वैल्यू। बात सही में आ गई, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कितना है, 5,43,231। क्या है भैया जी, पूरे देश के कुल विधायकों के मत की वैल्यू है, जा का है। समझ में आ गई मेरी बात आपको, ये तो किसकी हो गई, पूरे देश के विधायकों की कुल मत वैल्यू, ठीक है। अब अगर आपको आ गया तो ये भी में अभी कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अब हमें किसकी निकालना है, अब हम अगर आपको ये समझ में आ गया तभी आपको ये समझ में आएगा इनकी निकालना, किसकी, सांसदों। किसकी निकालना आएगा, सांसदों की। सांसदों की मत की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, जैसे मुझे किसकी निकालना है, एक एमपी की। किसकी निकालना है, एक एमपी। एमपी माने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। और ये बात सही में, तो मुझे कुछ नहीं करना, बस इसमें क्या करना है कि टोटल एमएलए की जो वैल्यू निकल के आई थी, कितनी आई थी, यानी कि एक एमपी की वैल्यू लिख सकता हूं मैं, है ना, विधायकों की मत वैल्यू बटे बटे कुल एमपीओ की संख्या। कुल एमपी कितने हैं हमारे, टोटल एमपी, कुल कुल सांसद बटे कुल सांसद, कुल सांसद। आ रही बात सही में। तो अब आपको पता ही है कि साहब
कितनी आ गई? 543, 543,231, 5,43,231, 5,43,231, ये कुल विधायकों की वैल्यू थी। और कुल सांसद कितने हैं? 700। 543 प्लस 233 तो कितने हो जाएंगे? तो 776 का इसमें क्या दे दूंगा? भाग। तो निकल के आएगा बराबर 700। कितने निकल के आएगी? 700। भाग दे लोगे तो कितने लगभग कितनी आ जाती है? 700 आ जाती है। यानी एक एमपी की मत की वैल्यू कितनी आई साहब? 700 आई। तो बेटा कुल कितने एमपी हैं? 700। तो 776 में इसका क्या कर दूं? गुणा कर दूं। क्या कर दूं? गुणा। इससे मुझे क्या मिल जाएगी? कुल एमपी की मत वैल्यू मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी? यानी एक एमपी के मत की वैल्यू कितनी है? 700। कितनी है? 700। और हमें कुल कितने एमपी हमारे? 704। तो ये हम गुणा करेंगे तो वो आता है लगभग 5,43,000, 5,43,200। कितना आता है? 200। ये आता है, मतलब लगभग लगभग आप देखो समान ही हो गया। क्या समान हो गया? कुल कुल देखो, देखो ध्यान से देखना। ये तो कुल सांसदों की मत की वैल्यू बेटा, ठीक है। और ये कुल जो है विधायकों की मत की वैल्यू, ये कितनी थी? 5,43,231। ये कितनी है? 5,43,200। तो आप देखो कि देश की संसद एक बगल है और पूरे देश के विधायक एक बगल है, दोनों की मत की वैल्यू बराबर ही। तो अकेले 31 ज्यादा ही तो है, कितनी ज्यादा है? मतलब लगभग बराबर ही हो गई कि नहीं हो गई? समझ में आई क्या मेरी बात? नहीं आई? आए आ रही है सही में? तो भैया पूरे संसद की वैल्यू बराबर पूरे देश की विधानसभाओं के मतों की वैल्यू बराबर हो गई, ठीक है। तो यानी अब आप कहो कि भाई राष्ट्रपति के चुनाव में कुल कितने वोट पड़ेंगे? तो वोट तो आप देखोगे कि आप इन्हें जोड़ लोगे कि 4,033 प्लस 776, ये तो क्या हो जाएंगे? जोड़ना कितने आ रहे हैं ये? कितने हो रहा है? 776 जोड़ दे इसमें 433 में। 7, 7, 6, 9 और 11 की 10 की 0, हासिल गई 1, 7 और 1 8, 5, 5,809। ज्यादा हो रहे हैं का? 4,000। 4,809। यानी कि समझ में आ रही? 4,809 कौन है भाई? 4,809 कुल व्यक्ति वोट डाल रहे हैं। 4,809 कुल व्यक्ति, 4,809 ये कुल व्यक्ति क्या डाल रहे हैं? वोट डाल रहे हैं। लेकिन इन सभी व्यक्तियों के वोट की कुल वैल्यू कितनी है? तो आप जोड़ लो, 5, 5 और 5 10 लाख, और 43 और 43 लगभग 11 लाख के आसपास हो गए। कितने हो गए? 5.5 5.5 मान लो, 5.5 जे हो गए, 5.5 जे। तो लगभग कितने हो गए? 11 लाख के आसपास का डाल रहे हैं, वोट डालते हैं राष्ट्रपति चुनाव में। वो डालत के आदमी है भैया 776 जे, 776 सांसद और 4,033 विधायक, यानी कुल 4,809 आदमी वोट डालते हैं। लेकिन उनकी वोट की वैल्यू कुल कितनी होती है? लगभग 11 लाख के आसपास। कितनी होती है? बात सही में आ गई? सही में नहीं आ रही का? भैया मैं दोबारा समझा देता हूँ। तो एक बात देख लो, हमने कही कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन डालता है? भैया देश की संसद के सांसद डालते हैं। सांसद में दो सदन होते हैं, एक को लोकसभा कहते हैं, एक को राज्यसभा कहते हैं। और विधायक डालते हैं। हर राज्य में दो प्रकार की विधायिका हो सकती हैं, एक को विधानसभा, एक को विधान परिषद कहते हैं। विधानसभा में एमएलए बैठते हैं, विधानसभा परिषद में एमएलसी बैठते हैं। हमारे 28 राज्यों में विधानसभाएं हैं, मात्र 6 राज्यों में विधान परिषद हैं। इसलिए विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा नहीं लेते हैं। अब एमएलए जो 28 राज्य के हैं, हमको यहाँ पर हर 28 राज्य में कुल 4,033 एमएलए हैं। हमने कहा हर राज्य के एमएलए अलग अलग है, संख्या होती है। हर राज्य में एमएलए जनसंख्या के आधार पर होते हैं। क्या आधार पर होते हैं? अब भैया हम बात कर रहे हैं कि हर राज्य की जब जनसंख्या अलग अलग है तो हर राज्य के एमएलए की मत की वैल्यू अलग अलग होती है।
अब भैया एमएलए, सुनो, एक एमएलए की एक एमएलए की वोट की वैल्यू हेरवे के लाने हमें एक सूत्र का प्रयोग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कि एमएलए बराबर राज्य की जनसंख्या बटे एमएलए की संख्या इनटू 1/1000। ऐसा जब हम करते हैं तो हमें एक एमएलए की वैल्यू निकल आती है उस राज्य की। फॉर एग्जाम्पल मैंने यूपी की विधायक की वैल्यू इस सूत्र से निकाली तो कुल एक विधायक की वैल्यू 208 आई। कितनी आई? और गुणा मैंने मैं कुल राज्य के, हमें अब कुल राज्य के कितने हैं? 403। तो टोटल राज्य के एमएलए की कुल वैल्यू मैंने 208 गुणा 403 किया तो मेरे सामने आए 83,824। यानी उत्तर प्रदेश के कुल विधायकों की मत वैल्यू 83,824 हो गई। इसी प्रकार मैंने सिक्किम की निकाली तो एक विधायक की वैल्यू इस सूत्र से आई 7, और 32 की निकालना है तो 7 गुणा 32 बराबर 224। मैंने सभी 28 राज्यों की ऐसे अलग अलग करके निकाली और सबको आपस में जोड़ा तो मेरे सामने आया 5,43,223। ये देश के सभी एमएलए की कुल मत की वैल्यू हो गई। अब मुझे निकालना है सांसदों की। तो हमने कहा साहब लोकसभा के 545 में से 243 आदमी ही वोट डालें क्योंकि यही निर्वाचित होते हैं, और राज्यसभा में 245 में से केवल 233 आदमी ही वोट डालेंगे क्योंकि यही निर्वाचित होते हैं। तो हम देखते हैं कि 543 और 233 को जोड़ के 776 होते हैं, और 776 कुल सांसद हमारे पास आ गए। अब हमने कहा साहब एक सांसद की वोट की वैल्यू निकालो, तो एक सांसद की वोट की वैल्यू निकालने का सूत्र होता है देश के कुल विधायकों की वैल्यू बटे कुल सांसदों की संख्या। तो देश के कुल विधायकों की मत की वैल्यू बटे कुल सांसद संख्या, कुल विधायकों की मत की वैल्यू आई थी 5,43,231 में। हमने भाग दे दिया कुल एमपी 776 का, तो हमारे सामने आया 700। यानी भारत के एक सांसद की मत की वैल्यू है 700, और 701 की है तो 776 की कितनी होगी? तो 700 में 776 का मैंने गुणा कर दिया तो मेरे सामने आया 5,43,200। ये देश के सभी सांसदों की मत की वैल्यू हो गई। अब 5,43,200 देश के सभी सांसदों की मत की वैल्यू क्यों हो? ऐसे विधायकों की वैल्यू 5,43,231। और हमने दोनों को जोड़ा तो हमने कहा साहब लगभग 11 लाख के आसपास वोट डलते हैं। 776 सांसद, 433 विधायक, कुल कितने आदमी वोट डालते हैं? हमने कहा साहब 4,809 आदमी वोट डालेंगे। अब क्या है? चलो अब ऐसे तो क्या निकालते हैं उन जो व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालेंगे उनकी। अब आप जैसे एरे गहरे नत्थू खेरे राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े ना हो जाएं, क्यों? राष्ट्रपति का पद एक गरिमा वाला पद है, इसलिए आप सब लोगों भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कोई भी आके चुनाव न लड़ लगे ना, है ना। मान लो पहुंच रहा हो तो चाय बना से पहुंचो तो चुनाव लड़ भाई, ऐसा नहीं भाई, ये गरिमा वाला पद है। तो इसलिए उसके राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कुछ योग्यताएं तय की जाती। इसको मिटा दूं? लिख लिया तुम लोगों ने? देखो, नंबर 1 के साथ भारत का क्या हो? नागरिक हो। अमेरिका को पाकिस्तान को कौन को नहीं लड़ सकते? पहला बात, उसके पास भारत का वोटर कार्ड हो, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात भैया के पागल ना हो। क्या ना हो? पागल ना हो, नहीं फतरा फेंकल लगे जाके। अपन बना दो राष्ट्रपति, वो जाके वहां बैठे ने फतरा दे ऋषि सुनक में, ऋषि सुनक भाग रहा है, राष्ट्रपति फतरा दे रहा हो। तो पागल ना हो, और क्या ना हो? दिवालिया ना हो। दिवालिया मतलब पैसा ले रहा है कि नहीं दे रहा तो दिखाते कर रहा है। ऐसा कई बार ना होए कि भाई साहब हम पे कैसे नहीं, जब हम नहीं दे पा रहे हैं, मतलब उतना ही कर्ज करे जितो चुका पाए। नहीं आप कह दे कि साहब हम दिवाली से अपने वो हो गए, विजय माल्या भाग गया, एक वो मेहुल क्या नाम है वो, एक वो मोदी, नीरव मोदी भाग गया। ये नीरव मोदी वो हीरा व्यापारी,
ठीक है। अच्छा, एक और बात, अब कहूँ कि मोड़ा मोड़ ये नहीं बना सकते हैं, तो कम से कम 35 वर्ष से की उम्र हो, की उम्र प्राप्त कर ली हो, 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। है? भाई कह रहा हूँ 35 वर्ष क्या भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट अगला ये है, अगला पॉइंट ये है कि भाई सुनो, अगला बिंदु ये है कि देखो, ये तो ये ऐसी व्यक्ति, ऐसी बातें हैं कि जिन्हें कोई भी अच्छा एक और कर लो, साहब मतलब लाभ के पद पर ना हो, क्या हो, लाभ के पद पर ना हो। अब लाभ के पद पर ना हो, लाभ का पद मान का हो तो भैया, भले वो चपरासी है तो वो लाभ को पता ही है, और वो भले भले केंद्र का मंत्री है ना, चाहे तो वो नरोत्तम सिंह, नरोत्तम मिश्रा हो, या फिर केंद्र का मंत्री कोई और हो, ठीक है, ज्योतिराज सिंधिया जी हो, वे सब बेचारे गरीब आदमी, वे लाभ के पद पे नहीं। सरकार की निगाह में वे सब जनता के सेवक हैं, उनने 1 रुपये नहीं कमाया, घर का टाइम और खराब कर रहे हैं, सब लोग पैसा वे सब काम दे रहे हैं जनता की सेवा में, इसलिए वे व्यक्ति बन सकते हैं। एक चपरासी है, भले वो, भले चपरासी छोड़ो सही, वो संविदा शिक्षक ही है, या फिर वो अतिथि शिक्षक भी है, तो भी वो काय पे है, लाभ के पद है। नौकरी कर रहा है तो नहीं चुनाव लड़ सकते। तो आप सब लोग तो देखो, आप सब लोग लायक हो इस उम्र, मान लो ना ही भैया 35, तो 2-5 साल इंतजार कर लो, के बाद बन जाओगे, लेकिन आप सब में ये योग्यताएं तो हैं, आप भारत के नागरिक हो, पागल दिवालिया तो हो नहीं हो, है ना, 35 वर्ष की उम्र आप प्राप्त कर लोगे, ना करी होगी तो लाभ के बाद बताओ भैया हो नहीं हो। तो ये हो गई 5 4 चीजें, ये सबके पास हो सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जिससे हर आदमी न लड़ पाए, इसलिए उन्होंने एक नियम रखा कि इसके 50 क्या होने चाहिए, प्रस्तावक क्या होने चाहिए, और 50 क्या होने चाहिए, समर्थक, क्या होने चाहिए, समर्थक, 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक, तब ही आदमी चुनाव में फार्म डाल पाएगा। अब 50 समर्थक, 50 ऐसे तो 50 आदमी कोई कह दो जोर भी अपन मंजूर कर लाएंगे, 250 रुपये हम 50, लेकिन जो वोट डाल सकते हैं वही प्रस्तावक बनेंगे और वही समर्थक। समझ में आ रही मेरी बात? जो वोट डाल सकते हैं वही क्या बनेंगे, प्रस्तावक, और वही बनेंगे। यानी आपकी इतनी औकात हो कि तुम्हारे 50 विधायक से और 50 सांसद से का हो संबंध हो ऐसे कि तुम्हें संग चले जाएं, अपन कहूँ एक विधायक कहाँ पहुंच जाते हैं तो सेल्फी लेते हैं वहां से, और पर डालेंगे दूसरे मान लो गलती से बैठ गए आजकल ना, जो छोटा भैया नेता, युवा नेता है ना, मित्र मंडल, फलानी सिंह का मित्र मंडल, 4 मित्र ही ना हो भले, वे लगते हैं बैनर, है ना, ये सो आप गोस्वामी मित्र मंडल, ठीक है, अब ये बैठ गए, और विधायक साहब से गलती से खिंचवा लो का फोटो खिंचवा लो, और फिर फेसबुक डालेंगे कैप्शन लिख का, आज विधायक साहब से शहर की विकास कार्यों की चर्चा करते हुए, विधायक साहब चाह जाके ना उठ जा, सड़क जा, उतर जा डालते हैं विधायक साहब से बहुत खास चर्चाएं करती हुई। तो ऐसे नहीं, 50 प्रस्तावक 50 समर्थक आपके पास होना चाहिए, तब तो तुम कर डाल पाओगे, राष्ट्रपति को फॉर्म डाल पाओगे, ठीक है। अब राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो आनुपातिक समानुपातिक मत पद्धति से होता है, कैसे होता है, समानुपातिक मत पद्धति से होता है, समानुपातिक मत पद्धति, और एक होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। आनुपातिक समानुपातिक प्रतिनिधित्व कहते हैं, क्या कहते हैं, समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ये दो चीजें होती हैं, ये दो आपको नाम बुरे हैं, नहीं याद कर लेना, आनुपातिक मत पद्धति और आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति, नोट्स में दिया है, मैं इनको समझता हूँ क्या हो। जैसे मान लीजिए बेटा, आप मैंने कहा साहब 3 व्यक्ति खड़े हैं, चुनाव में खड़े हैं, कौन कौन बनना राष्ट्रपति, आलोच करो, राष्ट्रपति कौन कौन बनना है, बना रहा हूँ राष्ट्रपति में। तो भैया एक हो गया गोविंद बन गया, कौन बन गया, ये गोविंद एक राष्ट्रपति है। दूसरे नंबर पे, एक नंबर पे गो, दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे कल्ला को बना रहा है राष्ट्रपति। एक और कौन बनेगा राष्ट्रपति, नैन्सी बना देते हैं, चलो भाई जगह नैन्सी, भैया नैन्सी, अब ये 3 व्यक्ति राष्ट्रपति बन रहे हैं मान लो,
ये तीनों जने चुनाव में खड़े हुए राष्ट्रपति के। तो आपको पहले क्या करना है कि आपको इन तीनों व्यक्तियों में जो है चुनाव लड़ने के लिए, इनके पास 50 प्रस्तावक समर्थक हैं, ये 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हैं, लाभ के पद पर नहीं है, भारत के नागरिक हैं, ठीक है। और इनके पास 50 सांसद हैं, 50 विधायक हैं, सांसद हैं, समर्थक और प्रस्तावक भी हैं, ठीक है। इन्होंने 15,000 रुपये जमा भी कर दिया, काय के जमानत के। वो फार्म भर के तैयार, चुनाव हुआ। अब अपन अपन सब आ गए, ये हैं विधायक और ये हैं सांसद। तुम ज्यादा हो इसलिए विधायक में 4033 और 776 ये आए। आप वोट डालवे का है, वोट डालवे। तो भाई साहब वोट डालोगे तो 1 नंबर पे कौन था? गोविंद। 2 नंबर पे कौन है? कल्ला। और 3 नंबर पे कौन है? नैन्सी। ये 3 राष्ट्रपति चुनाव खड़े में। तो आनुपातिक मत पद्धति या आनुपातिक प्रतिनिधित्व में क्या करना पड़ेगा कि आप एक आदमी को वोट नहीं दे सकते। जैसे अपन अब मैं वोट डालने जाता हूँ तो मुझे भैया बीजेपी देना है, कांग्रेस देना है, एक देगा, फ्री, खत्म कहानी। अगर जहाँ तुम लगा जाओगे कि साहब एक जा भी तो वोट खारिज हो जाएगा। यहाँ कैसे वोट देना पड़ते हैं राष्ट्रपति चुनाव में कि आपसे कहा भाई आपको ये 3 व्यक्तियों को वोट दें। तो सबसे पहली पसंद मेरी कौन है? मैंने कहा साहब सबसे पसंद मेरी कौन है? गोविंद है। कौन है? गोविंद। कल्ला तो बेकार आदमी है, इसको नहीं दे रहा हूँ। दूसरी पसंद कौन है? नैन्सी है। तीसरे नंबर पर तो देना तो पड़ेगा कल्ला को भी, कल्ला को भी देना पड़ेगा। ये नहीं कि सब कल्ला को ना दूं, कल्ला को भी देना पड़ेगा। तो मैंने तीसरा किसको दे दिया? कल्ला को दे दूं। अब भैया नीतीश सर वोट डालने आते हैं, है ना, इन्हें भी अपना सांसद मान रहा है, ये भी वोट डालने आते हैं। इनसे पूछा कि भाई आपकी पहली पसंद कौन है? कल्ला। तो इनने 1 नंबर पे कल्ला को दिया। किसको दिया? कल्ला। अब दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे नैन्सी है, दूसरे नंबर पे नैन्सी है, और तीसरे नंबर पे गोविंद। अब आता है वोट डालने जी आती है। तो तुम किसको वोट दोगी? पहले नैन्सी को। 1 नंबर नैन्सी का, दूसरे नंबर पे गोविंद को, दूसरे नंबर गोविंद को, तीसरे नंबर पे कल्ला को। अब तू अपने आप कल्ला तीसरे नंबर हो ही गया। अब तू बता, तू कौन देगी पहले नंबर पे? पहले गोविंद को दे देते हैं, ठीक। दूसरे नंबर पे नैन्सी, और कल्ला हो गया तीसरे नंबर पे। अब अभी कितने हुए? 1 2 3 4 वोट। 1 वोट होता है तो कोई तू दे दे। नंबर 1 कल्ला, नंबर 2 गोविंद, और 3 नैन्सी। अब अपन इन वोट को जोड़ते हैं। तो ये तो इसे कहते हैं क्या? इसे कहते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व। ये तो क्या हो गया? समानुपातिक, यानी आपने अनुपात में वोट आपने अपने हिसाब से लोगों को दे दिए, ठीक है। अब हमको क्या करना है? हमें इनमें से सबसे, जैसे मान लो देखो 2 व्यक्ति होते हैं तो पर जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि वोट क्लियर हो जाता है, न्यूनतम कोटा मिल जाता है ना, कि आधे से एक ज्यादा वोट मिलना चाहिए किसी को। लेकिन अभी क्या करना पड़ेगा? ऐसी कंडीशन हो गई 2 या 2 से 3 या 3 से अधिक व्यक्ति खड़े हैं, तो हमको पहले अपन को देखना पड़ेगा कि साहब के 1 नंबर पे कितने लोगों को वोट मिला है। जैसे मैंने कहा साहब गोविंद को 1 1, बस 1 है ना, 2 ये 2 हैं, यानी कि 1 नंबर कितने मिले जाए? 2 मिले हैं। जाए 1 नंबर कितने मिले हैं? 2 मिले हैं। और जाके 1 नंबर कितना मिला? 1। तो नैन्सी हो गई बाहर, क्योंकि नैन्सी को 1 बार केवल 1 मिला है, इसलिए नैन्सी चुनाव से बाहर। अब भैया जब नैन्सी चुनाव से बाहर हो गई तो अब मतलब तुम घर जाओ, चुनाव से बाहर हो, तो तुम्हारे जो वोट हैं वो फालतू नहीं जाएंगे, क्योंकि तुम 1 नंबर की पहली जो मतगणना थी उसमें हो गई तुम बाहर। अब हमें पहली मतगणना में हमें कोई कैंडिडेट नहीं मिला, क्योंकि 2 कैंडिडेटों के मत कैसे आ गए? बराबर आ गए। और इसके 3 होते तो अपने आप ये जीत जाता, लेकिन अभी क्या 2 के बराबर हैं। तो आप क्या करेंगे? नैन्सी से कह देंगे तुम जाओ घर, तुम्हारे वोट हमका है, तो इसके वोट इनको ट्रांसफर कर देंगे, इनके वोट इनको ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इसे कहते हैं एकल संक्रमणीय। क्या कहते हैं? एकल संक्रमणीय। अब मैं क्या करूंगा? मैं गिनूंगा 2 बालों। कितने गिनूंगा? 2 बालों गिनूंगा, 2 बालों को। तो भाई मैंने कहा साहब इसको 2 कितने मिले हैं? 2 बार कितना मिला है? 2 बार, 1 बार और 2 बार, इसको 2 मिल गए। इसको 2 एक भी बार नहीं मिला, तो ये गया घर और ये चुनाव जीत गए। समझ गया मेरी बात? अभी हमने पहले एक गिना था, फिर क्या गिने? दूसरी प्रायिकता। तो जिसको अभी ये गोविंद चुनाव जीत गया, इसे राष्ट्रपति बन गया अभी।
ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? तो इसलिए इसे बोलते हैं द्वितीय चरण की मतगणना। क्या बोलते हैं? ये एक बार हुई थी पीबी गिरी के टाइम पे। कब हुई थी? पीबी गिरी के टाइम पे वो 2 बार में चुनाव जीत पाए थे। वैसे सामान्यता एक बार में ही गणना हो जाती है। क्या समझ में आ गई आपको? आनुपातिक प्रतिशत समझ में आ गया? भैया सबको वरीयता क्रम में वोट देना है। आपकी पहली पसंद कौन है, दूसरी कौन है, तीसरी कौन है, ऐसे देना है। और फिर जब जिसको सबसे गणना करेंगे, जिसको सबसे कम वोट मिलेंगे उसको हटा देंगे और उसके वोट फिर में ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, और फिर हम दूसरे चरण की गणना करेंगे तो फिर दूसरे नंबर पर वरीयता क्रम किसको दी गई है तो दूसरे नंबर पर काउंट कर लेंगे। और इसमें भी नहीं हुआ तो तीसरी करेंगे, तीसरी में भी हुआ तो चौथी करेंगे। जब तक करते रहेंगे जब तक हमें राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न नहीं होगा। यानी कभी ना कभी तो कोई तो जीतेगा ही जीतेगा, चौथे में, पांचवें में, कहीं में जीतेगा। समझ में आ गई मेरी बात? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति से निर्वाचन होता है।